नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लंदन पहुंचने पर वहां मौजूद प्रवासी भारतीय एवं लंदन में रह रहे उत्तराखंड के लोगों की ओर से भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। लंदन में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों के द्वारा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी गीतों पर मनमोहक प्रस्तुति दी गई। स्वागत कार्यक्रम में मौजूद समस्त प्रवासी भारतीय उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों में दिखाई दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में हो रहे सभी प्रवासी उत्तराखंड के लोगों का आभार जताया और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मुझे इन्वेस्टर समिट की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन आने का अवसर मिला है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री लंदन पहुंचे हैं, प्रवासी भारतीयों के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय लंदन के दौरे पर हैं। सबसे बड़ी बात है कि राज्य के उत्तराखंड के जो प्रवासी लोग हैं उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत लंदन पहुंचने पर किया गया। उत्तराखंड की जो पारंपरिक वेशभूषा है उस वेशभूषा में उन लोगों की तरफ से वहां पर उसका पहनाव यहाँ पर किया गया। जो राज्य के जो लोकगीत हैं उन लोकगीतों को वहां पर प्रस्तुत करने का काम किया गया। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर है, जिस प्रकार से प्रवासी उत्तराखंडी वहां पर उनका स्वागत कर रहे हैं, तो ऐसे में जो उद्देश्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है इस ब्रिटेन दौरे का, वो यहाँ धरातल पर उतरता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि राज्य सरकार जो निवेशकों को आमंत्रित करने का काम इस समय उत्तराखंड में कर रही है, उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ब्रिटेन का दौरा है, जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन में रोड शो होगा और जो निवेशक हैं, जो उत्तराखंड में जो आना चाहते हैं, उत्तराखंड में अपना निवेश करना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करने का काम किया जाएगा। और ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ब्रिटेन का जो दौरा उत्तराखंड के विकास के लिए, निवेश के लिए एक बड़ा मील का पत्थर भी साबित होगा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने वहां लोगों से अपील भी की है कि साल में एक बार उत्तराखंड देवभूमि जरूर आएं। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या तमाम विदेशी जो प्रवासी हैं, साथ ही साथ विदेशी पर्यटक हैं, उनको आकर्षित करने का भी उत्तराखंड सरकार का प्लान है? जी बिल्कुल, इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लोगों से, प्रवासी लोगों से जो अपील यहाँ पर कर रहे हैं कि कम से कम साल में एक बार वो अपने घर यहाँ पर आए, तो उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जितने ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, उत्तराखंड की जो आर्थिकी है उतनी ज्यादा और मजबूत यहाँ पर होगी। अगर उत्तराखंड के प्रवासी लोग यहाँ पर आते हैं तो फिर सीधे तौर समझा जा सकता है कि रोजगार से लेकर जो दूसरे बड़े साधन है, वो साधन यहाँ पर राज्य की जनता को उपलब्ध होते हुए नजर आएंगे। जब प्रवासी लोग यहाँ पर आएंगे तो राज्य के विकास को अपना सहयोग यहाँ पर जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों को यहाँ पर और विकसित करना चाहेंगे। तो ऐसे में विकास की जो गंगा है वो और तेज बढ़ेगी। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि उत्तराखंड के जो प्रवासी लोग हैं, वो प्रवासी लोग कम से कम साल में एक बार जरूर अपने गाँव, अपने प्रदेश में यहाँ पर आए, ताकि जो राज्य का विकास है वो विकास आगे बढ़ सके। और खुद लोकल फॉर वोकल की जो मुहिम है, कह सकते हैं कि पीएम ने यहाँ पर शुरू करी है, उस को भी आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। जी, इसके अलावा जिस तरह से वहां पर तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनका डेलीगेशन लगातार लोगों को इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित करने के लिए प्रयास करता हुआ नजर आ ही रहा है। उत्तराखंड की जमीन की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में उन तमाम इन्वेस्टर्स के साथ ही साथ टूरिस्ट के लिए भी क्या कुछ नया किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड की धरती पर आए? बिल्कुल, उत्तराखंड में ये समझा जा सकता है कि जो पर्यटन के जुड़े हुए जो साधन है, उन साधनों को बढ़ाने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में नए डेस्टिनेशनों को तलाशने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पे किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा कह सकते हैं कि पर्यटन विभाग की जो मुहिम है, जो सर्किट पर्यटन विभाग यहाँ पर तैयार कर रहा है, वो राज्य के तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ाने वाला यहाँ पर समझा जा सकता है। क्योंकि नए डेस्टिनेशन बनने के साथ साथ वहाँ पर जो सुविधाएं, उन सुविधाओं को देने का काम सरकार यहाँ पर कर रही है। तो ऐसे में कोशिश यही है धामी सरकार की कि राज्य में पर्यटन जो उद्योग है, उस उद्योग को पटरी पर लाकर उस उद्योग को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, ताकि उस पर्यटन से राज्य का विकास संभव हो सके। और इस समय भी ये समझा जा सकता है कि जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हो रहा है, उसका सबसे बड़ा निवेश पर्यटन के क्षेत्र में राज्य सरकार कराना चाहती है, ताकि उत्तराखंड का जो
पर्यटन सेक्टर है और मजबूत यहाँ पर हो सके और उसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिल सके। जी, इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा कि G20 का समिट जब हुआ था तो पूरी राजधानी दिल्ली चमकती हुई नजर आई थी। अलग-अलग जगहों को बेहतरीन तरीके से सजाया गया था ताकि जो तमाम गेस्ट आए हैं उनके सामने एक खूबसूरत दिल्ली को प्रस्तुत किया जा सके। उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में किन-किन मेन शहरों में इन्वेस्टर समिट के दौरान तैयारियां हो रही हैं और उसके अलावा भी क्या वेन्यू भी डिसाइड किए गए हैं जहां पर डेलीगेशन या लोगों से मुलाकात की जाएगी, मीटिंग्स होगी, उसके लिए तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं? इन्वेस्टर समिट के लिए पूरी तरीके से उत्तराखंड को सजाने का काम सरकार की तरफ से किया रहा है। खास तौर पर जहां पर बड़े निवेशक आना चाहते हैं, जो उत्तराखंड सरकार की जो अहम जो चीजें हैं उन चीजों को प्रदर्शित करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। कोशिश यही है कि राज्य का जो पर्यटन है, राज्य का जो नैसर्गिक सौंदर्य है, राज्य का जो आयुष और वेलनेस के क्षेत्र में जो उपलब्धियां, उन उपलब्धियों को प्रेजेंट करने का काम यहाँ पर किया जाए। तो ये समझा जा सकता है कि जो बड़े निवेशक यहाँ पर आएंगे उन्हें राज्य के उन सब खूबियों से अवगत कराने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा ताकि उनकी तरफ से ज्यादा बड़े से बड़ा निवेश यहाँ पर किया जा सके और उस निवेश से उत्तराखंड का लाभ मिल सके। ये समझा जा सकता है कि जो बड़े कार्यक्रम होंगे इन्वेस्टर समिट के वो देहरादून में यहाँ पर होंगे और देहरादून से सारी जो फैसिलिटी ये कह सकते हैं कि उस चीजों के लिए बड़ा भव्य तरीके से का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार उत्तराखंड में जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। देहरादून की अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कुमाऊं मंडल में डेंगू नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है, जहां उन्होंने अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, नैनीताल क्षेत्र में भूस्खलन की स्थिति के साथ ही साथ राहत संबंधी कार्यों को लेकर विभिन्न समस्याओं का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए आपको बता दें कि डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन को निरंतर सजगता से कार्य करने की हिदायत दी जा रही है। पर्याप्त पेयजल, बिजली आपूर्ति के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं अपर सचिव डॉक्टर अमनदीप कौर, महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी तथा कुमाऊं मंडल के कमिश्नर दीपक रावत सहित समस्त जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, डेंगू नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई थी अल्मोड़ा में, जहां पर अधिकारियों को तमाम महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ली है बैठक। डेंगू नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में तमाम अधिकारियों को पेयजल से लेकर फॉगिंग कराने तक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके और मरीजों के साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी राहत दिलाई जा सके। उत्तराखंड में 17 से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी वासियों को सस्ता इलाज देने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्ड बनाने की मुहिम को तेज करने की तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आईडी कार्ड बनाने को लेकर भी सीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसमें बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका ने जानकारी दी है कि सभी लोगों को आयुष्मान भव अभियान में निहित कार्यों के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत पोर्टल भी बनाया जा चुका है। तो वहीं डॉक्टर संजय जैन ने बताया है कि 5 साल के बच्चे से लेकर वृद्ध अवस्था तक के जुड़े सभी लोगों जिनका आधार कार्ड है उनका आईडी कार्ड बनवाया जा सकता है। साथ ही आईडी कार्ड के साथ ही साथ हेल्थ से जुड़े दस्तावेजों को भी अपने पास रखा जाएगा, जिसका नंबर होगा। इसके आधार पर लोगों को फायदा व संबंधित दस्तावेजों के आधार पर दवाइयां व अन्य सामग्री मिल पाएगी। आयुष्मान भव करके इसमें 4 प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाए। माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से लेके महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर तक के लिए। तो उसमें एक तो ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने हैं और लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्टर्ड करना है। तो कल तक के हिसाब से हमारे देहरादून में 56 कैंप में ब्लड डोनेशन के लगा चुके हैं और करीब 2500 यूनिट ब्लड हमने इसमें कलेक्ट कर लिया है और 4500 लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्टर्ड इसमें कर दिया। एक तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाने थे 2 अक्टूबर तक। दूसरा इसमें
आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बनाई जानी है। तीसरा इसमें कार्यक्रम में जो लोग अपने बॉडी ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं या अपने मृत्यु के बाद अपनी बॉडी का देह दान करना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन इसमें लोग अपने को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और चौथा इसमें सफाई अभियान का है कि 2 अक्टूबर को वैध स्तर पर सभी चिकित्सा इकाइयों में सफाई अभियान चलाया जाना। हमारा ये आयुष्मान भव का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें 4 कैटेगरीज हैं मोर और लेस। एक तो हो गया हमारा आभा आईडी बनना, जितने भी हम सभी लोग हैं जिनका सबका आभा आईडी बने, हेल्थ एक रजिस्टर टाइप का बन जाए। एक है हमारा रक्तदान का, एक है हमारा अगर किसी को ऑर्गन डोनेशन करना है या कुछ करना है तो वो, और एक आयुष्मान कार्ड बनाना है। तो ये 4 कैटेगरीज में है और सब जगह कैंप्स लग रहे हैं और सभी में जागरूकता ये फैलाई जा रही है कि अपना अपना सब जो आभा आईडी है या किसी को रक्तदान करना है या किसी को ऑर्गन डोनेशन करना है तो तत्काल आगे। भारत सरकार तथा शहरी विकास निदेशालय के निर्देश पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत विश्व नदी दिवस को स्वच्छ नदियां बेहतर कल के अवसर के संकल्प के साथ लेकर मनाया गया है। नगर आयुक्त मनोज गोयल के नेतृत्व में नगर निगम की 3 टीमों को नगर निगम के पार्षदगणों, स्वयं सहायता समूह तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर अलग अलग स्थान में नदियों के बड़े नालों के साफ सफाई का अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्थानीय नागरिकों तथा बच्चों ने भाग लिया। साथ ही साथ स्वच्छता अभियान के साथ ही नागरिकों ने स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में तमाम कोशिशों के बावजूद भी एडीज मच्छर की सक्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं डेंगू का ग्राफ हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में डेंगू पीड़ित एक मरीज की मौत भी हुई है। अगली खबर देहरादून से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को राजभवन में कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने राज्यपाल को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी है। साथ ही इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। देहरादून के गढ़ी छावनी अस्पताल परिसर में आयुर्वेदिक पद्धति पर स्थापित किए गए पंचकर्म केंद्र का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थापित स्वाभिमान केंद्र के 12वें स्थापना दिवस पर शामिल हुए। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन और समय व्यतीत करने के लिए स्थापित स्वाभिमान केंद्र का 12वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। हालांकि मौके पर अध्यक्ष कैंट बोर्ड ब्रिगेडियर अनिर्जन दत्ता, सीईओ कैंट बोर्ड अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। पर्यटन नगरी रानीखेत में गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां पूजा स्थल पर महिलाओं के द्वारा जमकर अति उत्साह के साथ विशेष मनमोहक नृत्य पेश किया गया। इसके बाद भारी भीड़ के मध्य भोग लगाकर पूजा अर्चना कर महाआरती उत्साहपूर्वक प्रसाद वितरण किया गया। वहीं गणेश जी की विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई।
जोशीमठ में भू धसाव के कारणों को जानने के लिए आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जोशीमठ भू धसाव की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है, जिसके बाद देश के बड़े 8 रिसर्च संस्थानों ने इसका अध्ययन किया है और रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए गए हैं। बता दें कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि विभाग के द्वारा जोशीमठ में बारीकी से जांच की गई और कहा गया कि वहां पर अनियोजित तरीके से विकास हुआ है, जिसके बाद उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि नियोजित तरीके से विकास में सहयोग करें ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो जोशीमठ की पिछले दिनों एक समस्या हमारे सामने आई थी, हालांकि उस समय भी हमारे विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी हमारे विभाग ने वहाँ बहुत बारीकी से जांच की थी और जिस प्रकार से वहाँ अनियोजित विकास हुआ उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। जहाँ हम लोग ड्रेनेज की बात करते हैं, जहाँ हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, ये वास्तव में अब आने वाले टाइम पे सरकार का प्रयास होगा कि इस प्रकार के आने वाली जो हमारी समस्या है दोबारा से पैदा ना हो। लेकिन इसमें भी सरकार पूरी गंभीरता से विचार कर रही है और चाहे बड़े निर्माण हो चाहे दूसरे प्रकार के निर्माण हो, आप जानते हैं कि जिला विकास प्राधिकरण हर जगह है। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है कि लोग नियोजित तरह के से विकास में हमें सहयोग प्रदान करें ताकि इस प्रकार की समस्या और अन्य क्षेत्र में ना आए। उत्तराखंड को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीघाट पहुंचे, जहां पर मेडिकल के छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए गेस्ट लेक्चर के दौरान छात्र छात्राओं सहित फैकल्टी को भी सफलता का मंत्र दिया। जब मैं अपनी गाड़ी से यहाँ आ रहा था तो पहले मैंने एक शौर्य दीवार देखी। उससे मुझे समझ आया कि ये इंस्टीट्यूट हमारे देशभक्तों की, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, कितनी इज्जत करता है। तो वहीं से मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे मेरे अंदर जो एक श्रद्धा, अपने आप श्रद्धा बननी शुरू हो गई। उसके आगे आया मैं, उसके आगे मैंने देखा स्कूल्स ऑफ हायर एंड एथिकल लर्निंग। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, आपको स्कूल्स ऑफ लर्निंग मिलेंगे, स्कूल्स ऑफ हायर लर्निंग मिलेंगे, लेकिन ये शब्द का स्कूल ऑफ हायर एंड एथिकल लर्निंग आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। उससे फिर मुझे महसूस हुआ कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं अभी प्रवेश कर रहा हूँ वो एक बाकी आम इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है कि जहाँ आप पैसे के लिए एजुकेशन बांट रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट का, इस संस्था का जो स्वामी राम ने स्थापित की थी बहुत पहले, उसी आदर्श पे आज भी इंस्टीट्यूट चल रहा है। रुड़की के पिरान कलियर में चल रहे 755वें सालाना उर्स में शामिल होने 107 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था पाकिस्तान से लाहौरी एक्सप्रेस से रुड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच जायरीनों को रोडवेज बसों के पिरान कलियर पहुंचाया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी जायरीनों के रहने खाने की व्यवस्था सायरी गेस्ट हाउस में की गई है, जहां 5 दिनों तक रहेंगे। इसके बाद साबिर पाक दरगाह में चादर पोशी भी करेंगे। देखिए, इस समय कलियर मेले में शिरकत करने के लिए 105 और 2 उनके जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं वो कुल 107 ज़ायरीन पाकिस्तान से यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जिसके वजह से सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल को तैनात किया है। उनको अच्छी तरह ब्रीफ किया गया है और उनकी जाने के लिए जो सुरक्षा के पूरा इंतजाम है वो हम लोगों ने किए हुए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को अशोक चक्र विजेता अमर शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की 15वीं पुण्यतिथि पर बिलासपुर कांडली देहरादून स्थित उनके आवास पहुंचकर शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनकी वीरता को नमन किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि शहीदों का कोई भी वापस नहीं ला सकता है, लेकिन सरकार का दायित्व है कि उनके और उनके परिजनों के प्रति सरकार कितनी गंभीर है। मंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शहीदों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं संचालित कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।